नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने आया हूं जो बिहार का जो घटनाक्रम है, जो पलटियां वहाँ पर मारी गई है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ, महागठबंधन भी कहना बेकार है, सीधे सीधे आरजेडी के साथ कहे, जो सबसे बड़ी पार्टी है, 79 उसके एमएलए उनके साथ चले गए, लेकिन एक शर्त पर कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। मुख्यमंत्री का पद नहीं जाना चाहिए, बाकी कंप्रोमाइज़ में कोई कमी नहीं है, कुछ भी कंप्रोमाइज़ करवा दो। तो नीतीश कुमार जो है भारतीय राजनीति के आकाश बेल हैं। आकाश बेल का मतलब आप समझते होंगे कि वे बेल जिसकी अपनी जड़ें नहीं होती है, जो ज़मीन पर नहीं उगती है, बल्कि किसी दूसरे पेड़ पर वहाँ वो जन्म लेती है, उसी का जो पोषण, उसी के उससे पोषण अपना करती है, अपनी बेल फैलाती है और अपना अस्तित्व बचा के रखती है। तो नीतीश कुमार जी का भी यही हाल है। वो कभी आरजेडी के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे, कभी एनडीए के साथ रहेंगे। उनके साथ दिक्कत क्या है कि जो उनका वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक जो है उनका, वो बिहार में 7-8% ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उनमें से भी इनको 5-6% वोट मिलते हैं। तो अब उसके बावजूद किस तरह सर्वाइव किया जाए, तो अकेले तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार वो लड़े भी थे तो उनकी कोई सीट नहीं आई लोकसभा में, जो है 2 सीट आई, या जब वो मोदी से नाराज़ होकर के अलग चले गए थे। 2013 में ही उन्होंने छोड़ दिया था और 14 में जो है जो चुनाव हुए तो उनकी बुरी हालत हो गई थी। तो ये उनका बेस है जो कि शून्य है। इतना ज़रूर है कि उनको सुशासन बाबू का एक तगमा मिला, जो उनको एक थोड़ा अपर एक एज देता है औरों के मुकाबले। लेकिन वो तगमा क्यों मिला? क्योंकि लालू यादव के टाइम पर जितना जंगल राज रहा, जितना कुशासन रहा, और उसका फल भुगत रहे वो जेल में रह करके, और अभी भी उनके परिवार को शायद परिवार के और सदस्य भी जेल में जाएंगे, क्योंकि उनका जो समाजवाद था वो अपने परिवार के लिए था। और सिर्फ लालू यादव का समाजवाद नहीं, जितने भी समाजवादी लोग हैं उनका समाजवाद सिर्फ अपने परिवार तक है, अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाना है, अपने परिवार के लिए कई पीढ़ियों तक के लिए धन अर्जित करना, संपत्ति अर्जित करना। मैं सोचता हूँ कि आज अगर 2 आत्माएं सबसे दुखी होंगी तो वो है गांधी जी की और लोहिया जी की। आज गांधी जी के नाम पर जितना भ्रष्टाचार होता है, जितने गलत काम होते हैं, लेकिन सब गांधी जी हमारे ये थे, हम स्वतंत्रता सेनानी, हम गांधी जी, और सारा लूट मार जो है गांधी के नाम पे होती है। वैसे ही लोहिया के नाम पे समाजवाद, जो लोहिया ने कहा होगा किसी को पता भी नहीं होगा। जो ये नई पीढ़ी है, तेजस्वी की या अखिलेश की, ये सब जो है इनका लोहिया से कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक ने समाजवादी पार्टी रख दिया, दूसरे ने राष्ट्रीय जनता दल रख दिया, क्योंकि जनता दल जब बना था तो भी समाजवादियों का ही बड़ा हिस्सा उसमें था, और जो उसमें बीजेपी थी या जनसंघ था वो अलग होकर के बीजेपी बन गया। तो ऑलमोस्ट सारे वही लालू यादव, रामविलास पासवान, ये कर्नाटक के जो कुमार स्वामी, जितने भी लोग समाजवादी थे, सब जो है उनको बदनाम करने पे लगे हैं लोहिया को। लोहिया के विचारधारा से किसी का कोई संबंध नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका एक थोड़ा अपर एज इसलिए बन गया था क्योंकि एक जो लालू का काल था बिहार में, वो भयंकर अंधकार का काल था, बहुत अराजकता का काल था। किसी को अगर याद हो या ना हो, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की एक बेटी की शादी हुई, पता नहीं बेटियां भी उनकी कई हैं, तो उसमें शोरूम से नई गाड़ियां निकाली गई, खरीद करके नहीं, दबंगई से, जो बाराती हैं उनका स्वागत करने के लिए। उसमें अखबार में बहुत छपा था ये बात। तो ऐसे समय में, और जब ये लोग क्या करते थे, ये कट मनी और लोगों से पैसा लेना, ये सब बड़ी आम बात है। तो वहाँ की जनता बड़ी त्रस्त थी। मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ कि जो कहते अच्छा आप
आप कैसे नई गाड़ी कैसे रख लेते हैं? हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे अगर हम बिहार में अगर नई गाड़ी रखेंगे तो अगले दिन ही हमारे यहाँ डकैती पड़ जाएगी, या हमारा कोई अपहरण हो जाएगा। तो कह रहे बिहार में जो पटना को अगर छोड़ दें तो जो छोटे कस्बे हैं वहाँ कोई डर के मारे कोई नई चीज़ नहीं खरीदता है, इस डर से कि अगर आरजेडी वालों के या लालू परिवार के या उनके जो कार्यकर्ताओं की नज़र में आ गए तो अपहरण होना निश्चित है, उससे जो है वसूली होनी निश्चित है। तो इस माहौल से उभर करके जब नीतीश आए, खैर नीतीश का एक और पक्ष भी है कि वो परिवारवाद वाले नहीं है, वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए और ना अपनी पत्नी को वो राजनीति में लाए, तो उनके परिवार का कोई राजनीति में नहीं है। और मेरा ख्याल है जहाँ तक कि शायद उन्होंने कभी अंधाधुंध कमाई नहीं करी, तो ये चीज़ें थोड़ा जो उनके पक्ष में थी, तो इससे थोड़ा एज ऊपर था, तो उनका एक ऑरा बन गया कि सुशासन बाबू है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब वो फिर आरजेडी को मिले, फिर लौट के आए, तो वो सुशासन खत्म हो गया। अभी जो 2020 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, अगर उसमें मोदी जी जान नहीं लगाते तो एनडीए बुरी तरह हार गया था, क्योंकि नीतीश का वोट बैंक वही घूम फिर करके 3-4% के आसपास ही रह गया था, और वो मुश्किल से 40, 45, 43 कुछ इतनी सीटें जीते, और बीजेपी को 70 से ऊपर 72, 75 जितने भी मिली होंगी, 72, 73 सीटें मिली हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी भी चाहती थी कि नीतीश हमारे साथ रहे, क्योंकि बीजेपी ने भी नीतीश के रहते अपने को मजबूत नहीं किया, वे उन पर ही डिपेंड रहे, चाहे वो अलग भी चले गए तब भी वो इतनी मजबूती से अपने को नहीं उन्होंने रखा जैसे यूपी में है। यूपी में इतनी विषमता के बावजूद, इतने उनके खिलाफ जातिगत समीकरण के बावजूद, जिस तरह लगातार 2 बार जीते हैं, बीजेपी अपने बल पर जीती है, तो एक उदाहरण है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन बिहार में ये नहीं हुआ, और ये नीतीश इनकी मजबूरी बनी रहे। तो नीतीश को साथ रखने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार नीतीश हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, और लड़ा भी। कम वोट मिले, बीजेपी कैडर की नाराजगी के बावजूद मोदी जी ने या हाईकमान ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो मतलब बीजेपी अपनी तरफ से नहीं चाहती थी कि नीतीश जाएं, लेकिन असंतोष भी बहुत था। अब पार्टी के अंदर काफ़ी असंतोष हो गया था कि नीतीश हमारे लिए अब लायबिलिटी बन गए हैं, अब ये एसेट नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी वजह से अगर हमें वोट मिल भी रहे होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो जब अब कुछ महीने से ये हरकतें कर रहे थे, तो बीजेपी चुपचाप देख रही थी, वो इंतजार कर रहे थे कि जाए, कोई बात नहीं, सरकार जाए, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सरकार तो आती रहती जाती रहती है, लेकिन अपना संगठन मौजूद होना चाहिए। और उन्होंने जाने दिया। हालांकि अंत तक भी उन्होंने यही कहा, मोदी जी ने कहा कि, या हाईकमान ने, या शायद शाह जी ने कहा, या मोदी जी, दोनों में से किसी ने कहा कि 2024 का चुनाव भी नीतीश जी के उसमें होगा, नेतृत्व में होगा, और 25 के जो लोग विधानसभा चुनाव हैं वो भी उनके नेतृत्व में होंगे। अंत तक उन्होंने ये बात कही, और वो पीछे हटने वाले नहीं थे, बावजूद इसके कि वो भी समझ रहे थे कि ये हमारे लायबिलिटी बन चुके हैं। लेकिन नीतीश जी की क्या महत्वाकांक्षाएं थी, वो क्या चाहते थे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो केंद्र में आना चाहते हैं या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस गलतफहमी को कोई भी अपने को अगर कोई रणनीतिकार समझता हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर अपने को समझता हो, तो ये सरासर गलत है। नीतीश ज़्यादा से ज़्यादा 5-6, अगर बहुत कोशिश करी तो 5-6 से ज़्यादा लोकसभा सीट उनके नहीं आएंगी, और विपक्ष में एक से एक दावेदार बैठे पड़े हैं। पहले तो राहुल गांधी है, जिनकी सबसे बड़ी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी जिनका बंगाल में एक छत्र राज है। तो नीतीश जो 5-6 एमपी वाले हैं, तो उनका वो खुद मन से जानते इस बात को कि मेरा कोई चांसेस नहीं है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। भले ही एक माहौल बनाया जाए कि हाँ ये विपक्ष में आ गए, अब जो है मोदी जी को हरा देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है 2019 के चुनाव से पहले
जब किसी पत्रकार ने पूछा मोदी जी के बारे में या चुनाव परिणाम के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि उनका कोई विकल्प नहीं है, आप कुछ बोलते रहिए, जीतेंगे मोदी ही। तो वो बात तब भी उतनी वो थी, आज भी उतनी ही सत्य है। जो माहौल 2019 के चुनाव से पहले बनाया गया था, अब उसी टाइप का माहौल भी बनाने की अब तैयारी हो रही है। बड़े खुश हो गए कि हाँ, एक राज्य उनके हाथ से निकल गया और नीतीश हमारे साथ आ गए। नीतीश किसी काम के नहीं है, लेकिन आ गए तो बल्कि झगड़ा ना हो, मुझे ये डर है, क्योंकि जो राहुल गांधी है वो खुद ही दावेदार है। तो नीतीश को कैसे कांग्रेसी नेता मान लेंगे या पीएम पद का दावेदार बनाएंगे। तो ये एक चीज़ हर एक को पता है कि नीतीश कहीं से भी पीएम पद के दावेदार नहीं है। बस हो सकता है एक तो वो अपनी चाहते हैं कि 2025 तक तो मेरी सरकार चले, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब वो अपनी शर्तों पे सरकार चलाना चाहते हैं। बीजेपी में भले वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी शर्तों पे पूरी शर्तें उनकी नहीं लागू होती थी, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी। तो जो डिक्टेट करते वो नहीं हो सकता था। सामंजस्य रहे ठीक है, लेकिन हर चीज़ पे उनका जो डिक्टेशन था वो नहीं चलता था। और ये बात आरजेडी के साथ नहीं है। और कांग्रेस को तो आप पूछिए नहीं, कांग्रेस को तो कोई भी कह देगा कि भाई चलो सरकार बनाते हैं, आ जाओ, तो वो 10-20 वैसे आ जाएंगे। हो सकता है कि जो उनके 19 एमएलए हैं, अगर ये स्थिति ना आती तो एनडीए में भी आ सकते थे। तो कांग्रेस का तो कोई नैतिक वो है, ना कोई आधार है। वो ये है कि चलो ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि जो नीतीश जी हैं, जो आरजेडी वालों के साथ उनका गठबंधन हुआ, तो जब ये गठबंधन टूटा तो इसमें बड़ा उसके बाद जो है काफ़ी छीछा लेदर हुई। जो तेजस्वी यादव है या उससे पहले जब टूटा था तो लालू यादव है, राबड़ी देवी हैं, इन्होंने कितना कुछ नहीं कहा। इनको पलटू राम कहा, नीतीश कुमार ये लालू प्रसाद यादव ने उनको कहा शाम की तरह ये हर 2 साल में केजरी बदल रहे थे। छोड़ा भोंकने का बड़ा भाई के पीठ में छोड़ा भोंकने का काम किया नीतीश कुमार। ये करते हैं। झूठा पार्टी से बढ़कर झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का, जिन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। अब तो तेजस्वी यादव को लोग पलटू चाचा कहते हैं। पूरे बिहार में जाइएगा तो दौर में जब से अगर हम गलती से ले ले उनको, ये छोड़ के गए जनता तो हम कहेगी कि तेजस्वी तुम भी तो पलटू हो, तुम भी पलट गए। लेकिन आज क्यों आए? इससे ज्यादा आज वो कड़वाहट कैसे गई? अंदर में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। कैसे नीतीश डिक्टेट करेंगे इस सरकार बीजेपी को कहते हैं, उससे उसके बढ़कर वजह झूठा सिर्फ ही। एक कारण है कि जो आरजेडी के जो घोटाले हैं, जो अब धीरे धीरे करके लालू यादव तो खैर कन्विक्ट हो ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो और कुछ किया जिनके आधार पर नीतीश ने गठबंधन तोड़ा था, वो इनके नज़दीक पहुंच रहे हैं। और इनको सत्ता का प्रोडक्शन चाहिए। वो तेजस्वी कुछ भी कहे, लेकिन उनको सत्ता का संरक्षण चाहिए। इसीलिए वह अपमान, जिस आदमी का इतना अपमान किया, उसकी शरण में चले गए। तो इसके पीछे यही कारण है। अभी आप ये देखिए क्या है कि नीतीश इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हम जहाँ पर भी मैं वो करूँगा, जो जिससे बात चल रही थी, तो 2024 आते आते जो है देश भर में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। ये आप देखते रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।